नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो आधारित है पटवार परीक्षा के वीडियो सीरीज पर। आज का टॉपिक है बैठक व्यवस्थीकरण। 20वां लेसन है आज। पहले 19 लेसन में हमने पटवार परीक्षा के जो मैथमेटिक्स के और जो ये तार्किक जो क्वेश्चन है उनके जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, और आज का लेसन बैठक व्यवस्थीकरण यानी सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े घुमा फिरा के आते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो को लास्ट तक आप देखना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक तो आपको करना ही है, और उसके अलावा आप अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को भेजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं किस प्रकार बैठक व्यवस्थीकरण होता है। ये देखिए, बैठक का मतलब होता है सीटिंग। जब हम कोई भी बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बैठते हैं, और उसी बैठने की जो व्यवस्था है उस पर आधारित ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बैठक व्यवस्था क्या होती है, कितने प्रकार से बैठक व्यवस्था कर सकते हैं। तो देखो, बैठक व्यवस्था में पहला जो प्रकार होता है वो होता है पंक्ति में। वो क्या होता है? पंक्ति में। यानी कि इसमें क्या होगा कि कुछ लोग होंगे जो एक पंक्ति में आपस में इस तरह से बैठे होंगे, या कुछ विद्यार्थी होंगे जो एक पंक्ति में इस तरह से आपस में क्या होंगे, लगे हुए होंगे। तो पहला प्रकार तो ये होता है। तो सवाल में आपको कहा जाएगा कि इतने विद्यार्थी हैं, इस तरह से लाइन बैठे हैं, कौन किसके दाएं बाएं बैठा है, और फिर आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा कि क्या कौन किसके दाएं में है, कौन किनारे पे है, वो सब कुछ पूछा जाएगा। तो आपको ये व्यवस्था ध्यान रखनी है, और आपको अपने दिमाग से, कॉमन सेंस से पता लगाना है कि जो सवाल में पूछ रहा है उसका क्या उत्तर होगा। ठीक है। पंक्ति में ही एक और प्रकार आता है कि क्या प्रकार आता है कि पंक्ति कई बार दो पंक्तियां हो जाती हैं, कि वो कहेगा कि इतने इतने व्यक्तियों की दो पंक्तियां हैं, या इतने इतने व्यक्तियों की तीन पंक्तियां हैं। मोस्टली दो ही पंक्ति आती हैं, तीन पंक्ति वाला सवाल ज़्यादा कठिन हो जाता है। वो भी आ सकता है लेकिन चांस कम होते हैं। तो दो पंक्तियां, तीन पंक्तियां होती हैं, उसमें कितने, पाँच पाँच छः जितने भी वो व्यक्ति बिठाना चाहे वो बिठा सकता है, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न होता है। यानी पहली जो है वो पंक्ति पर आधारित होती है, और पंक्तियों को रेखीय क्रम व्यवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय क्रम व्यवस्था। यानी एक रेखा में, एक पंक्ति में व्यक्तियों को या किसी को भी बैठा के हमने व्यवस्था कराई, उसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय क्रम व्यवस्था। तो एक तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है। दूसरी प्रकार की जो मीटिंग होती है या बैठक व्यवस्था होती है वो होती है वृत्ताकार। वो क्या होती है? वृत्ताकार। या जैसे गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है? एक गोल मेज होती है, सर्किल, और उस गोल मेज के चारों तरफ कुछ व्यक्ति बैठ जाते हैं। तो जब एक वृत्ताकार रूप में व्यक्ति बैठे हों, वृत्ताकार रूप में, और बैठ के कोई मीटिंग या कुछ भी काम कर रहे हैं, और उन सबका मुंह कहाँ हो? सेंटर की तरफ। मोस्टली इसमें मुंह कहाँ आएगा? सेंटर की तरफ आएगा, तभी वो आपस में बातें कर सकेंगे। कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें सेंटर की तरफ मुंह ना हो, बाहर की तरफ हो, वो एक अलग बैठ रहा है। तो इस तरह से लोग क्या होंगे? बैठे होंगे। अब आपको इस तरह की व्यवस्था देखी होगी। इस व्यवस्था में क्या फर्क होता है कि कोई किनारे का व्यक्ति नहीं होता। पंक्ति में तो इस किनारे और उस किनारे का व्यक्ति होता है, यहाँ पे कोई किनारे का व्यक्ति नहीं होता, सिर्फ आपको दिशा दी हुई होती है। दिशा कैसे? दाएं या बाएं। जैसे सपोज ये व्यक्ति बैठा है, आप खुद पे लेके देखो कि आप बैठे हो, आपका मुंह इधर है, तो आपके दाएं किधर होगा? आपका दायां इधर होगा। तो इधर जो भी होगा वो दायां होगा, इधर जो भी होगा वो दायां होगा, और आपका बायां इधर होगा, वो तो इधर जो भी होगा वो बायां होगा। तो इस तरह से आपको दाएं बाएं के हिसाब से आपको दिशा के आधार पे पूछेंगे कि ये व्यक्ति है, इतने व्यक्ति बैठे हैं, कौन किसके दाएं बाएं बैठा है, तो उसके आधार पे आपको इसका उत्तर निकालना पड़ेगा। तीसरे प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो या तो चतुर्भुजाकार हो सकती है, कि चतुर्भुज के आकार में बैठे हैं। ठीक है। या पंचभुजाकार हो सकती है, कोई पंचभुज आकार की मेज है उस पर हो सकती है। या इसी प्रकार षष्ठभुजाकार, सप्तभुजाकार, ये इस तरह की हो सकती है, जिसमें इस तरह की सपोज कोई मेज है और आपको कहा जाए कि मेज के एक एक कोने पर एक व्यक्ति बैठा है, या यूं कह सकता है कि जितनी भी भुजाएं हैं, एक एक व्यक्ति इन भुजाओं के मध्य में भी बैठा है। इस प्रकार भी आपको व्यवस्था दी जा सकती है। तो चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, त्रिभुज, इसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था आपको दी जा सकती है। मोस्टली चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी जब कठिन क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसमें जो सारा खेल है, क्वेश्चन ज्ञात करने का जो तरीका है, वो सारा आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड है। सवाल की एक एक लाइन पढ़ते जाओ, अपने कॉमन सेंस के हिसाब से कच्चा डायग्राम बनाते जाओ, और आपके सामने उत्तर बिल्कुल आराम से निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो ये है, बस इसमें समझने लायक, पढ़ने लायक यही था। सूत्र इसमें कोई भी नहीं, आपको कोई सूत्र याद नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस आपको सवाल के हिसाब से इसमें काम करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास किसी किताब के, तो वो मैं लेता हूँ और उसके आधार पर आपको समझाता हूँ, ताकि आपके और क्लियर समझ में आ जाए।
सबसे पहले हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कहता है। पहला एग्जाम्पल कहता है कि 3 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। अब यहाँ पर उत्तर दिशा का जिक्र कर लिया तो आप सबसे पहले क्या बना दो, यहाँ पे दिशा बना दो, क्योंकि दिशा के क्वेश्चन आप कर चुके हो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऊपर उत्तर है यानी सबका मुंह कहाँ, उत्तर दिशा की तरफ। ये कह रहा है 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं, यानी 1 2 3 4 और 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। ठीक है, इनका सबका मुंह कहाँ, उत्तर में, एक दिशा की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा है, सीमा रीता और शशि के बीच में है। अब ये कह रहा है सीमा जो है वो रीता और शशि के बीच में है, तो सीमा तो यहाँ होगी, रीता और शशि के बीच में है, इसका मतलब रीता यहाँ होगी और शशि यहाँ होगी। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन ये भी आती है कि सीमा यहाँ हो सकती है, रीता यहाँ भी तो हो सकती है, शशि यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि ये आपको कहा गया है कि सीमा रति और शशि के, रीता और शशि के बीच में है, तो ये भी कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है। एक बार आपने दोनों लिख ली। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि सीमा रीता और शशि के बीच में हो गया। लता बाई और रीता के तुरंत बाद है। लता जो है वो लता बाई और रीता के तुरंत बाद, ये कह रहा है लता जो है वो बाई और रीता के तुरंत बाहर है। अब लता जो है वो बाई और रीता के तुरंत बाहर है, तो देखिए रीता अगर इधर है तो इसके बाई और तो सीमा है, और लता जो है वो रीता के बाई और तुरंत बाद है। इसका मतलब ये कंडीशन तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि रीता के बाई और तो सीमा आ गई इस कंडीशन में, तो लता दाई तरफ हुई, जबकि लता दाई तरफ नहीं है, लता बाई तरफ है, तो ये कंडीशन तो हो नहीं सकती। तो ये कंडीशन है, तो लता रीता के बाई और है, तो यहाँ इस रीता के बाई और क्या हो जाएगा, लता, यहाँ पर आ गई लता। ठीक है, उसके बाद है रीता बाईं ओर से दूसरी है। रीता बाईं ओर से दूसरी है, बायां इधर है तो बाईं ओर से दूसरी रीता है, बिल्कुल ठीक है, ये बात इसी होगी। प्रिया कतार के एक छोर पे है। अब प्रिया कतार के एक छोर पे है, तो एक छोर इधर भी हो सकता है, एक छोर इधर भी हो सकता है, तो प्रिया हम मानते हैं कि प्रिया यहाँ पे भी हो सकती है और प्रिया सपोज यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन की पिछली लाइन में ये लिखा हुआ था कि रीता जो है वो बाईं ओर से दूसरे नंबर पे है, तो पहले नंबर पे तो यही होगी और दूसरे नंबर पे ये होगी, तो यहाँ पर कोई जगह नहीं हुई, तो प्रिया हमेशा कहाँ होगी, यहीं होगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गई। अब आपसे पूछा है कि प्रिया कतार के एक छोर पे है, तो कतार के दूसरे छोर पर कौन है, तो प्रिया कतार के एक छोर पर है, तो कतार के दूसरे छोर पे कौन है, लता। तो लता इसका उत्तर हो जाएगा, कतार के दूसरे किनारे पर दूसरे छोर पर कौन है, लता है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हल करने होंगे। जो भी सवाल में कह रहा है सवाल को पढ़ते जाओ, सवाल के हिसाब से जो भी बात आपको कह रहा है, तथ्य जो आपको कह रहा है उसके हिसाब से लिखते जाओ, और धीरे धीरे आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। किसी कथन से यदि आपको ये लगता है कि इसमें यूं भी हो सकता है और यूं भी, तो उन दोनों को लिख लो, फिर धीरे धीरे एक बात अपने आप आने वाले कथनों से जुटी हो जाएगी और वो इजीली क्लियर हो जाएगी। अभ्यास आपको करना पड़ेगा, 1-2 बार आप अभ्यास करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आपको ईजिली ये आप इनको कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसी प्रकार का, ताकि और आपकी चीज क्लियर हो जाए। देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं किसी बुक से। यहाँ पर ये कह रहा है कि 6 व्यक्ति MNOPQR, यानी आपके पास 6 व्यक्ति दे रखे हैं, उनके नाम है MNOPQR। नाम एक बार ABCD के अल्फ़ाबेट के हिसाब से दे दिए। ठीक है, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। यहाँ पे आपको क्या कहा कि 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं, यानी कि 6 हैं तो 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति, यानी 3-3 की पंक्ति है और उसमें 2, तो हमने ये 2 पंक्तियां बना ली, 1 और 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये बैठे हैं। अब आपको ये कह रहा है कि पहला कह रहा है कि Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो इस पंक्ति का अंत ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब Q कहीं भी अंत में नहीं है, तो Q या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। एक बार मैंने मान लिया कि Q यहाँ है। ठीक है, ये मैंने मान लिया Q यहाँ है। उसके बाद ये कह रहा है P R के बाईं और दूसरे स्थान पर है। P जो है वो R के बाईं और दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरी लाइन देखो क्या कर रहा है कि P जो है वो R के बाईं और दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब P R के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए आप एक बार इसको देखना, R के बाईं और दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब R हमेशा क्या होगा, कोने में होगा।
आर हमेशा क्या होगा, कोने में होगा। अब एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि क्यू आपने यहाँ माना था, ठीक है, पी आर के बाईं ओर है, एक लाइन तो ये होगी, और इससे जो अगली लाइन है उसको आप देखो ओ क्यू का पड़ोसी है, ओ क्यू का पड़ोसी है। तो ओ क्यू का पड़ोसी है तो ये क्यू है, ठीक है, तो ओ या तो यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। अब यदि ओ क्यू का पड़ोसी है तो इसका मतलब जो दूसरी लाइन थी पी और आर वाली, वो लाइन इसमें होगी। तो ओ को तो हम बनाते हैं क्यू का पड़ोसी, ठीक है, ये हो गया ओ, बना दिया हमने क्यू का पड़ोसी। और जो यहाँ पर हमने बात की थी कि पी है वो आर के बाईं ओर है, इसका मतलब आर जो है पी आर के बाईं ओर, इसका मतलब आर यहाँ पे होगा, और आर के बाईं ओर जो है वो पी इसका क्या होगा, बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो पी के बाईं ओर पहला, ये दूसरा स्थान ये है। यहाँ पर आर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे आर होगा तो बाएं से ये दायां स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आर यहाँ होगा और बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अगले लाइन कह रहा है ओ क्यू का पड़ोसी है, ठीक है, ओ को हमने क्यू का पड़ोसी कर दिया। पी के विकर्णगत सम्मुख है, ओ क्यू का पड़ोसी है और पी के विकर्णगत सम्मुख है, मतलब अगर यहाँ होता ओ तो डायरेक्ट सम्मुख हो जाता, ये यहाँ है मतलब ये विकर्णगत सम्मुख है, इस तरह से होगा। तो बिल्कुल सही है, ओ यहाँ नहीं होगा, ओ यहाँ होगा, क्योंकि ओ की लाइन में आपको दे रखा था कि ओ क्यू का पड़ोसी है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे ये भी दे रखा है कि पी का विकर्णगत पड़ोसी है। यहाँ होता तो सम्मुख पड़ोसी हो जाता, ये विकर्णगत है मतलब यूँ होगा, तो ओ यहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है एन आर का पड़ोसी है, एन आर का पड़ोसी है, तो आर के पास यही जगह खाली है, तो एन यहाँ हो गया, ठीक है। उपरोक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन है, उपरोक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन है। अब यहाँ पर ये एक जगह बच गई, तो यहाँ पर जो बच गया एम बच गया, तो एम ही यहाँ पे आएगा। अब आपसे सवाल में पूछा है उपरोक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन है, तो ये रहा एन, और इस एन के सम्मुख कौन है, एन के सामने क्यू है, तो क्यू इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा पहले वाले से मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि आपको दो पंक्तियां कर दी, दो पंक्तियों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे दिया। तो ये आपको एक दो बार जब अभ्यास करोगे तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब जब तक कोई चीज़ नहीं आती, जब तक कठिन लगती है, इसलिए आप इसका अभ्यास करोगे तो आपके सामने ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि ये स्थिति थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तीसरा क्वेश्चन या तीसरा एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं वृत्ताकार का, गोल मेज है कोई। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल में आपको कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ, यानी आपको 6 मित्र दे रखे हैं इसी की तरह, ए बी सी डी ई एफ, ये इनके नाम दे रखे हैं, जैसे पिछले में एम एन ओ पी नाम था। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, इस प्रकार बैठे हैं। तो देखिए ये गोल मेज है। अब गोल मेज में कोई किनारा नहीं होता, तो जब 6 लोग बैठेंगे तो इस तरह से बैठेंगे कि एक यहाँ बैठ गया, 2 3 4 5 और 6, यानी बराबर दूरी पर हमने 6 निशान बना लिए, इस तरह से लोग बैठे हैं। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे ए बी और सी के बीच में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो 6 मित्र हैं उसमें ए जो है, जो ए बैठा है वो कैसे बैठा है, बी और सी के बीच में। तो ये इसको ए मान लो, ये बी है और ये सी, तो ए कहाँ बैठा दिया, बी और सी के बीच में। ये आप कहीं भी मान सकते हो, गोल मेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है डी के ठीक दाएं सी बैठा है, डी के ठीक दाएं में सी बैठा है, ठीक है, डी के ठीक दाएं में। यहाँ पे कह रहा है डी के ठीक दाएं सी बैठा है, ठीक है ना। तो डी यहाँ पे कहाँ होगा, देखिए डी होगा यहाँ पे। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम डी बनाते हैं, भाई यहाँ पे तो डी हो नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पे डी हो नहीं सकता। यहाँ पर अगर हम डी बनाते हैं, ए हो गया यहाँ पे, तो और यहाँ पर यदि हम डी बनाते हैं तो डी के दाएं सी बैठा है, जबकि डी इसकी तरफ मुंह करके बैठा है केंद्र की तरफ। अब आप देखो ये तो बायां हुआ, ये तो बायां हुआ, जबकि सी कहाँ है, दाएं है। इसका मतलब ये स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे क्या होगी, गलत होगी। गलत कैसे होगी, हमें इसको क्या करना था, ये जो कंडीशन है कि ए बी और सी के बीच में है, तो यहाँ पर ए तो यहीं रहेगा, यहाँ पे हमें बी मानना था और यहाँ पे हमें क्या मानना था, सी। पहली लाइन से अगर हमने गलत मान लिया तो अगली लाइन पढ़ते ही हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसी चित्र में कर लो, चाहो तो यहाँ पे एक अलग से नया चित्र बना सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि देखिए शुरू में पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ बैठेगी, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पर इसको सी मानना है और यहाँ पर इसको मानना है बी। अब इस चित्र को हम देखते हैं कि ए बी और सी के बीच में बैठा है, डी के दाईं तरफ सी है, तो ये रहा डी, तभी तो इसके दाईं तरफ सी होगा। आप सपोज करो यहाँ मुँह करके बैठा तो दाईं तरफ सी आ गया, ठीक है।
अब चलते हैं अगली पंक्ति की ओर। डी के दाईं तरफ सी बैठा है, बी एफ और ए के बीच में बैठा है। बी जो है वो एफ और ए के बीच में बैठा है, तो ये रहा एफ, ये रहा ए, तो यहाँ पे एफ होगा, जब तो बी एफ और ए के बीच में आ जाएगा। एफ और ए के बीच में बैठा है, तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो एफ यहाँ होगा, इसके बाएं तो ये रहा, और यहाँ पे दाएं आपको यहाँ पता लगाना है। तो यहाँ पर देखो ए बी सी डी एफ आ गया, केवल ई बाकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई। तो एफ के ठीक बाएं कौन बैठा है, ई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। तो इस प्रकार जो भी आपको कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के हिसाब से आप रखते जाओ। यदि आप कहीं गलत कर रहे होगे तो कोई ना कोई कंडीशन ऐसी आएगी जिसको वो फुलफिल नहीं करेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि वो गलत है। जैसे हमें यहाँ पता लग गया कि ये गलत है। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, कॉमन सेंस से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ही आप परफेक्ट होते जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब आपको करना ही है, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को भी दबा देना। और इसी प्रकार यदि आप हमारे साथ पटवार की तैयारी करते रहे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए अभी लेते हैं आपसे इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।